हेलो एंड वेलकम टू द्रोणाज आईएएस। द्रोणाज आईएएस में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पर डिस्कस करना चाहेंगे वो विषय आप देख सकते हो, ब्लैक होल ट्रेजेडी। इस घटना को लेकर आप थोड़ा बहुत जरूर परिचित होंगे। तो आज का ये जो डिस्कशन है इसका विशेषता क्या है, हम लोग ऐसा क्या कुछ नया आपको आज ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में बताएंगे। तो चलिए इसको लेकर हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। ब्लैक होल ट्रेजेडी ये कौन सा घटना है? ये घटना आपको जानने के लिए आपको बंगाल की तरफ जाना पड़ेगा। बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कदम रखना चालू किया था। मतलब जब धीरे धीरे बंगाल की पॉलिटिकल जो कंडीशन था वो बदल रहा था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका फायदा उठाने की कोशिश में लगा हुआ था, तो उस समय बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच का जो रिश्ता था वो बिल्कुल खट्टा हो चुका था। लड़ाई का एकदम पूरा मतलब संभावना तैयार हो चुका था। तो ऐसे ही सिचुएशन में एक दिन 1756 20 जून रात को यह घटना हुआ जिसको हम लोग ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। हिस्ट्री में इसको लेकर बहुत सा विवाद है, क्योंकि यह घटना सच में हुआ क्या नहीं हुआ इसको लेकर भी बहुत सारे डिबेट्स हैं। तो चलिए इस मजेदार विषय को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यहाँ पे एक बात कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को मतलब इस विषय को जब आप लोग देखोगे तो आप कुछ नया पॉइंट्स भी जानोगे। जो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं वो तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, या दूसरे वीडियोस में या बुक्स वगैरह में तो आपको जानने को मिलेगा ही। लेकिन इस वीडियो को जो अभी आप लोग देख रहे हो इसको अगर आप लोग अंत तक देखोगे तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट कुछ सवालों के आंसर आपको मिलेगा। लाइक सिराजुद्दौला डे, अगर आपको नहीं पता तो इसी वीडियो में आपको ये आंसर मिलेगा। किसने इस दिन को मतलब उस दिन को सिराजुद्दौला डे घोषित किया, है ना? तो हु लेड द हॉलोवेल मोन्यूमेंट रिमूवल मूवमेंट इन द एब्सेंस ऑफ सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस का नाम भी इसमें आएगा। द प्रेजेंट हॉलोवेल मोन्यूमेंट इरेक्टेड बाई, अभी जो हमें हॉलोवेल मोन्यूमेंट दिखने को मिलेगा कलकत्ता में, अगर आप जाओगे कोलकाता में आप अगर जाओगे तो आपको हॉलोवेल मोन्यूमेंट दिखने को मिलेगा। ये किसने बनवाया था, या फिर हॉलोवेल रिपोर्ट पब्लिश्ड ऑन, ये जो पूरा घटना था उसके ऊपर किसी ने अपना रिपोर्ट दिया था जिसके ऊपर बेस करके हम लोग ये घटना हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो हॉलोवेल रिपोर्ट था ये कब पब्लिश हुआ, इस तरीके के सवालों के आंसर जानने के लिए आपको इस वीडियो के साथ जुड़ना पड़ेगा। मतलब इस वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात कि अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो तो ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप ये वीडियो फील करोगे, आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, फील करोगे, तो अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो तो आपको शायद कुछ घुटन महसूस हो। ठीक है? तो क्लॉस्ट्रोफोबिक मतलब कि आप अगर किसी छोटे से जगह में या तंग जगह में थोड़ा सा माहौल अगर ऐसा बने कि मान लो एक छोटे से जगह पे बहुत सारे लोग एक साथ जमा हो जाए, या मान लो आप किसी गाड़ी में कहीं पे जा रहे हो, चारों तरफ से खिड़कियां बंद है, तो अगर आपको सांस लेने का मतलब तकलीफ होना शुरू हो, या आपका दिमाग आपको ये समझाए कि आपको सांस ठीक से नहीं आ रहा है, तो आप हो क्लॉस्ट्रोफोबिक। तो ये जो घटना अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग यही चीज देखेंगे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप जिसको देख रहे हो यह है मुगल सम्राट औरंगजेब। मुगल सम्राट औरंगजेब जिनको 1658 से लेकर 1707 तक उनका शासन था। हम सभी को पता है कि मुगल सम्राट शाहजहां के जीते जी उनके 4 बच्चे दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद, इन चारों में सिंहासन पाने के लिए लड़ाई शुरू होता है, जिन्हें हम लोग वॉर ऑफ सक्सेशन भी कहते हैं। अंततः इस लड़ाई में जीता कौन? औरंगजेब। 1658 से लेकर 1707 तक लगभग 49 ईयर्स इन्होंने राज किया। एक बात और बता दूं, एक तो औरंगजेब, दूसरा अकबर जिसने 1556 से लेकर 1605, इन्होंने भी 49 ईयर्स राज किया।
तो यहाँ पे हम लोगों ने एक नया पॉइंट सीखा कि वो कौन सा मुगल सम्राट है जिसने सबसे लंबे समय तक राज किया। आप औरंगजेब और अकबर का नाम बताओगे, दोनों ने ही 49 ईयर्स तक राज किया। अगर दोनों में कंपेयर करूं तो दिन के हिसाब से अकबर ने कुछ दिन ज्यादा किए थे, ठीक है। अगर दोनों में कंपेयर करूं, दोनों ने मतलब दोनों ही तो 49 ईयर्स के थे, मतलब राज किया, लेकिन अकबर ने दो चार मतलब कुछ दिनों तक ज्यादा राज किया था, ठीक है। तो जो जो भी है, ये जो औरंगजेब है, औरंगजेब ने 1658 से लेकर 1707 तक उन्होंने राज किया, जिनमें 1681 से लेकर 1707 तक उन्होंने क्या किया था, वो दक्षिण चले गए। दक्षिण में ये जो डेकान प्लेटू आप देख सकते हो, उनका जो दक्षिण पे राज करने का जो सपना था, अधूरा सपना हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जब वो प्रिंस थे, जब वो राजकुमार थे, तो उनका सपना था कि दक्षिण को जीते, क्योंकि जब वो राजकुमार थे उनके पिता ने उन्हें दक्षिण की जिम्मेदारी दिया था, ठीक है। तो तब उन्होंने दक्षिण को जीतकर मुगल एम्पायर को बढ़ाने का जो प्लान था वो उन्होंने सोचा था, लेकिन वो कंप्लीट हो नहीं पाया। तो जब वो खुद सम्राट बने तो 1658 में तो वो राजा बने, लेकिन 1681 में उन्होंने पूरी तरीके से दक्षिण में अपना जो कंसंट्रेशन है वो उन्होंने यहाँ पे लगाया था, और इस दौरान वो खुद दक्षिण चले गए। और इस दौरान उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1686 में बीजापुर और 1686 में उन्होंने गोलकोंडा पर कब्जा किया। बीजापुर और गोलकोंडा पर कब्जा करने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से अपना कंसंट्रेशन मराठाओं को सप्रेस करने में लगाया। मराठा उनके मूल शत्रु थे, तो मराठाओं को सप्रेस करने में उन्होंने लगाया। लेकिन इस दौरान दक्षिण में वो इतना बिजी हो गए कि उत्तर भारत में ठीक ठाक ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहां से एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि ये जो बंगाल आप लोग देख सकते हो, बंगाल बंगाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था रेवेन्यू के लिहाज से। अगर हम लोग देखें तो बंगाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जगह था। बंगाल से ही मेजर मतलब रेवेन्यू, ज्यादातर जो रेवेन्यू था वो बंगाल से ही आता था। लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे थे, दक्षिण में बिजी थे, तो बंगाल डिस्टर्ब हो रहा था और बंगाल से रेवेन्यू कम आना स्टार्ट हो चुका था। और जैसा हम लोगों को पता है कि बंगाल से ही ज्यादातर मतलब मेजोरिटी रेवेन्यू बंगाल से ही मुगलों को मिला करता था। अब यहाँ पे वो थे, वो तो चिंतित है कि बंगाल को अब कैसे संभाले। तो बंगाल को संभालने के लिए उन्हें चाहिए था कोई भरोसेमंद आदमी, और ये भरोसेमंद आदमी उनको डेकान में ही मिला, डेक्कन प्लेटू में मिला। कौन था ये भरोसेमंद आदमी? आप आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो भरोसेमंद आदमी की हम लोग बात कर रहे हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, ये आप देख सकते हो, ये थे वो शख्स, ये थे वो शख्स, ये वो भरोसेमंद आदमी। तो इनका नाम था मोहम्मद हादी। मोहम्मद हादी नाम से हम लोग इसको जानते हैं, मोहम्मद हादी, जिन्हें हम लोग इतिहास में मुर्शिद कुली खान के नाम से जानते हैं। मुर्शिद कुली खान के बारे में तो आप सबको ने सबने थोड़ा बहुत सुना ही होगा। तो ये जो मुर्शिद कुली खान थे, ये पूरे यहीं पे दक्षिण में मिला, इनके साथ परिचय उनका यहीं पे हुआ, जिसको हम लोग मुर्शिद कुली खान कहते हैं। उनका असली में क्या नाम था? उनका नाम था मोहम्मद हादी। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप और जानिए, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आप और जानिए कि जिसे हम लोग मुर्शिद कुली खान के नाम से जानते हैं या मोहम्मद हादी के नाम से जानते हैं, उनका अगर रियल नेम देखूं तो एक ओपिनियन ये भी है कि उनका नाम था एक्चुअल में सूर्य नारायण मिश्रा। डेकान प्लेटू के दक्षिण के वहां पे एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म होता है। बचपन में उनका नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। फिर बाद में उसे हाजी शफी नाम का एक मुगल नोबल, उन्होंने उसे खरीदा था, ठीक है। फिर उन्होंने ही उसको इस्लाम में कन्वर्ट भी किया, और ये जो सूर्य नारायण मिश्रा था वो अब बन गए मोहम्मद हादी। तो जिसे हम लोग मुर्शिद कुली खान के नाम से जानते हैं, बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान, जिनका जन्म बंगाल में नहीं हुआ था, कहां पे हुआ था? दक्षिण के प्लेटू में हुआ था। और दक्षिण के इस प्लेटू में जब उनका जन्म हुआ, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, नाम था सूर्य नारायण मिश्रा। और सूर्य नारायण मिश्रा को मुगल नोबल हाजी शफी ने उनको क्या किया था? इस्लाम में कन्वर्ट किया,
और कन्वर्टेड जो सूर्य नारायण मिश्रा है वो बन गए मोहम्मद हादी, जिसे हम लोग मुर्शिद कुली खान के नाम से जानते हैं। बहुतों को ये नहीं पता कि मुर्शिद कुली खान अर्ली लाइफ में एक हिंदू थे, ठीक है, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे जाना। और उसी मुर्शिद कुली खान से वो जो औरंगजेब है वो मिलते हैं दक्षिण में। जब वो दक्षिण के रेड में जाते हैं और वहां पे वो मिलते हैं, और मोहम्मद हादी, तो तब तक मोहम्मद हादी ये जो रेवेन्यू का मामला है या जमीन जायदाद का ये जो मामला है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसके वो एक्सपर्ट थे। और औरंगजेब को एक ऐसा ही बंदा चाहिए जो बंगाल को संभाल सके, और बंगाल को जो बंदा संभालेगा वहां से ज्यादा टैक्स वो वसूल करेगा और मुगलों को भेजेगा, क्योंकि मुगलों को उस समय पैसे की बहुत ज्यादा किल्लत शुरू हो चुका था। मुगलों के पास पैसे की कमी था। अगर मुगलों के पास पैसे की कमी वैसे ही बरकरार रहता तो मुगलों के लिए दक्षिण जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। यह औरंगजेब ने समझ लिया था। इसलिए एक ऐसा आदमी चाहिए जो बंगाल उसके लिए संभाले, और इसके लिए उन्होंने चुना किसको? मोहम्मद हादी को। और इसी मोहम्मद हादी को उन्होंने टाइटल दिया था मुर्शिद कुली खान। यानी मोहम्मद हादी का नाम मुर्शिद कुली खान किसने रखा? औरंगजेब ने रखा। ठीक है। 23 दिसंबर 1702 उन्होंने उनको यह टाइटल दिया था। 23 दिसंबर 1702 को मोहम्मद हादी का नाम रखा था उन्होंने मुर्शिद कुली खान। तो मुर्शिद कुली खान के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने जाना। अभी भी हम लोग मूल टॉपिक से थोड़ा दूर है, यानी उसका हम लोग जो पिछला वाला कहानी है वो समझ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। तो औरंगजेब अब यहां पे बिजी है औरंगजेब, और उन्हें संभालना है कहा? बंगाल को। और यहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो औरंगजेब ने मोहम्मद हादी को भेजा बंगाल, क्या आप जाओ बंगाल संभालो। और औरंगजेब ने बाखूबी बंगाल को संभालना शुरू किया, और बंगाल से ज्यादा रेवेन्यू वो औरंगजेब को भेजने लगे। औरंगजेब जितना सोचा था उससे भी बेहतर काम किया मोहम्मद हादी ने, और औरंगजेब इस बात से बहुत ज्यादा खुश हुए। तभी तो उन्होंने उनका नाम रखा था मुर्शिद कुली। साथ में जब मुर्शिद कुली को भेजा गया था तो मुर्शिद कुली कहां पे आए थे? वो आए थे ढाका। लेकिन ढाका में मुर्शिद कुली खान ने अपने आप को अनसेफ महसूस किया, तो औरंगजेब से कहकर उन्होंने क्या किया था? ढाका से मुर्शिदाबाद, बंगाल में ही, बंगाल के ढाका से वो मुर्शिदाबाद, जिसका उस समय नाम था मकसूदाबाद, तो मकसूदाबाद में वो अपना कैपिटल ट्रांसफर किया, और मकसूदाबाद का नाम रखा गया मुर्शिदाबाद। तब से आज तक उस जगह का नाम आप देखो मुर्शिदाबाद है। समय समय पर मुर्शिदाबाद नाम मीडिया में या और भी दूसरे प्लेटफॉर्म में चर्चा में आता रहता है, आप सबको तो पता ही है। तो जो भी हो, ढाका से मुर्शिदाबाद जो आए, और उस जगह का उस समय नाम था मकसूदाबाद, जिसका नाम चेंज हुआ था औरंगजेब के परमिशन के तहत मुर्शिद कुली द्वारा। और मुर्शिद कुली खान ही वो शख्स थे जिन्होंने बंगाल का कैपिटल ढाका से मुर्शिदाबाद में शिफ्ट किया। एक और पॉइंट आप लोगों ने यहां पे जाना, ये जो मुर्शिद कुली खान थे तो ये बने बंगाल के नवाब। मुर्शिद कुली, हाँ, तो मुर्शिद कुली खान लगभग 1700 से लेकर 1727 तक उन्होंने बंगाल को संभाला। हम सभी को पता है कि औरंगजेब ने 1658 से 1707 तक राज किया, और 1700 या 1701 के आसपास उन्होंने मुर्शिद कुली खान को बंगाल भेजा। और 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुआ उसके बाद से मुर्शिद कुली खान का पावर और वर्चस्व बंगाल में बढ़ता ही गया। इसके बाद धीरे 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 औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल रूलर्स आए, जितना वो कमजोर होते गए, बंगाल में मुर्शिद कुली खान का रुतबा बढ़ता गया, पावर बढ़ता गया। और मुर्शिद कुली खान ने धीरे 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 बंगाल में इंडिपेंडेंट नवाबी की शुरुआत किया। ठीक है। मुर्शिद कुली खान की 1727 में मृत्यु हुआ। मुर्शिद कुली खान का खुद का कोई बेटा नहीं था, इसीलिए मुर्शिद कुली खान ने क्या किया? मुर्शिद कुली खान ने अपना वारिस चुना, किसको? अपने ग्रैंडसन को। तो क्योंकि उसका खुद का कोई बेटा नहीं था, उनकी जो बेटी थी, बेटी का जो बेटा था, ग्रैंडसन था, जिसका नाम था सरफराज खान, जिसको हम लोग सरफराज खान के नाम से जानते हैं।
तो उनको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना। तो मुर्शिद कुली खान के बाद उत्तराधिकारी कौन बनता है? सरफराज खान। लेकिन मुर्शिद कुली खान का जो डिसीजन था सरफराज खान का सिंहासन पर बिठाना, ये इसको किसी ने चैलेंज किया। किसी को खुद को मुर्शिद कुली खान का वारिस के रूप में वो खुद को समझता था और खुद नवाब बनना चाहता था। कौन था वो? और कोई नहीं, सरफराज खान के पिता थे, यानी मुर्शिद कुली खान के सन इन लॉ थे। नाम क्या था उनका? नाम था शुजा उद्दीन मोहम्मद खान, जिन्होंने 1727 से 1739 तक रूल किया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मुर्शिद कुली खान ने चुना अपने ग्रैंडसन सरफराज को कि ये मेरा वारिस है, मेरे बाद सिंहासन पे वही बैठेगा। लेकिन शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने ये बोला कि मुझे सिंहासन पर बैठना है, मुझे भी नवाब बनना है। तब स्थिति क्या बना? शुजाउद्दीन और सरफराज के बीच में आपसी टकराव होने वाला था। लेकिन सरफराज खान ने क्या किया? उसने अपने पिता के लिए अपना सिंहासन छोड़ दिया। तो शुजाउद्दीन बने बंगाल के नवाब और 1727 से 1739 तक 1739 तक शुजाउद्दीन बने बंगाल के नवाब, यानी सेकंड नवाब। तो पहले नवाब कौन हुए? मुर्शिद कुली। दूसरे नवाब हुए शुजाउद्दीन। फिर जब शुजाउद्दीन की मृत्यु हुआ तब बने कौन? सरफराज। यहाँ पे एक बात और बता दूं, जब ये बंदा सिंहासन पर बैठा, बंगाल का नवाब हुआ, तो उस समय के मुगल सम्राट जो थे, उन्होंने शुजाउद्दीन को बंगाल के साथ साथ बिहार की जिम्मेदारी दिया। अब बंगाल और बिहार को शुजाउद्दीन ने मर्ज किया, लेकिन बिहार को संभालने के लिए, स्पेशली पटना और उसके आसपास के रीजन को संभालने के लिए शुजाउद्दीन ने एक बंदे पर भरोसा किया। नाम अभी नहीं बता रहा हूं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ध्यान से देखिए। शुजाउद्दीन ने उस बंदे को कहा कि तुम बंगाल, मैं बंगाल संभाल रहा हूं, मेरे अंडर में रहकर तुम बिहार को थोड़ा सा संभालो। तो वो बंदा था, संभाल रहा था। फिर शुजाउद्दीन की मृत्यु होता है और उस बंदे पर शुजाउद्दीन का बहुत भरोसा था। शुजाउद्दीन के मौत के बाद उसका बेटा सरफराज अब सिंहासन पर बैठा, ठीक है। लेकिन सरफराज खान शासक के तौर पे बहुत ही ज्यादा कमजोर शासक थे। तो वो सिंहासन पर तो बैठ गए 1739, लेकिन उसकी कमजोरी को दूर से पटना से बैठकर कोई बंदा फॉलो कर रहा था। ये वही बंदा था जिस पर शुजाउद्दीन का बहुत भरोसा था। तो उसने क्या किया? सरफराज खान की कमजोरी का फायदा उठाकर उसको चैलेंज किया और उसको एलिमिनेट किया। 1740 में उसके एलिमिनेट करके वो बंदा खुद सिंहासन पर बैठ जाता है, जिसे इतिहास में हम लोग अलीवर्दी अलीवर्दी खान के नाम से हम लोग जानते हैं। 1740 से लेकर 1756 तक अलीवर्दी खान ने बंगाल को संभाला। बंगाल के वो नवाब बने, चौथे नवाब। इसके साथ साथ उसने मुंशी कुली खान के परिवार को खत्म किया, अपना परिवार का राज कायम किया। लेकिन अलीवर्दी खान का भी खुद का कोई बेटा नहीं था, उसकी 3 बेटी थी। उसमें जो छोटी बेटी थी, यानी अमीना बेगम, अमीना बेगम का जो लड़का था नाम था सिराजुद्दौला। अमीना बेगम का जो लड़का था सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना। तो अलीवर्दी खान ने अपने ग्रैंडसन सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी चुना और 1756 में सिराजुद्दौला सिंहासन पर बैठे। लेकिन सिराजुद्दौला के सिंहासन पर बैठते ही अलीवर्दी खान के खुद के परिवार वाले या दरबार के जितने भी सरकारी लोग थे, इन लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और ये लोग नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला सिंहासन पर रहे। साथ ही साथ सिराज का जो पर्सनल बिहेवियर था, उसके लिए भी सिराज ने खुद ही अपने बहुत सारे शत्रु वो पहले से ही बनाकर रखे थे। तो सिचुएशन ऐसा था, सिराज के सिंहासन पर बैठते ही लोग, मतलब उसके परिवार के बहुत सारे लोग और उसके दरबार के बहुत सारे लोग, वो सब एकजुट हो गए थे सिराज के खिलाफ। और इनका जो कॉन्स्पिरेसी करने का जो मीटिंग होता था, वो कहां होता था? वो होता था अलीवर्दी खान की जो बड़ी बेटी थी घसेटी बेगम, उनके पैलेस में। पैलेस का नाम था क्या? मोतीझील पैलेस। मोतीझील पैलेस प्रेजेंटली टूरिस्ट लोग अब वहां पे आते हैं, उसका आकर्षण का केंद्र बिंदु है। तो उसी मोतीझील पैलेस में ये सब बैठकर सिराज को कैसे हटाया जाए, ये षड्यंत्र कर रहे थे। और इसी षड्यंत्र में, इसी कॉन्स्पिरेसी में शामिल होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में कुछ बन नहीं रहा था।
यहां से प्रॉब्लम की शुरुआत होता है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो यहां से शुरू होता है, ठीक है। तो सिराजुद्दौला 1756 1757 तक वो राज कर पाए। हम सबको पता है बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हार गए और बंगाल पर ब्रिटिश का कब्जा हुआ। तो ये जो 56 57 की मैं बात कर रहा हूं, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में रिश्ता पूरी तरीके से बिगड़ गया। यहां से आज का जो घटना है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे वो इसी पटभूमि में, इसी सिचुएशन में क्रिएट हुआ। क्या हुआ? हुआ ये कि थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं कि फोर्ट विलियम, हम सभी ने यह नाम जरूर सुना होगा। फोर्ट विलियम नाम का ये जो किला आप देख सकते हो, ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसको बनाया जा रहा था। क्यों बनाया जा रहा था? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था कैलकाटा में, उसकी रक्षा के लिए। ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल एक ट्रेड था, मतलब जो बंगाल था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सबसे प्रॉफिटेबल एरिया था। इसी एरिया को रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट विलियम बनाने का काम शुरू कर दिया था, ठीक है। ये जो फोर्ट विलियम है, इसके बारे में एक पॉइंट आप और जानो कि ये जो फोर्ट विलियम है ये ब्रिटिश किंग विलियम थर्ड विलियम के नाम से ये रखा गया था। लगभग 1700 में ये तैयार हुआ। ऐसे बता दूं 1696 में इसको बनाने का काम शुरू होता है और 1700 आते आते लगभग इसका काम मतलब होता है। काम मतलब पूरा नहीं, इसका जो पार्ट, जिस पार्ट के साथ ये घटना जुड़ा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। अगर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं यहां पे दूं तो कैसा रहे? द फोर्ट, मतलब फोर्ट विलियम की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। द फोर्ट ऑफिशियली रिनेम टू विजय दुर्ग रिसेंटली, इसी साल 2025 में, ध्यान से देखिएगा, 2025 में भारत सरकार ने फोर्ट विलियम का नाम बदलकर रखा है विजय दुर्ग। विजय दुर्ग क्यों? क्यों इस मतलब ये करने की जरूरत क्या हुआ? प्रेजेंटली ये जो फोर्ट विलियम है ये इंडियन आर्मी, उसका ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो ये जो फोर्ट विलियम है, इस फोर्ट विलियम का नाम बदलना क्यों पड़ा? नाम इसीलिए सरकार ने बदला कि ये सरकार द्वारा एक इनिशिएटिव है कि ये जो कॉलोनियल इम्प्रिंट्स है और जो मतलब भारत के ऊपर जो ब्रिटिश सरकार का ये जो गुलामी का जो ये जो छाप है, इसको दूर करने का ये एक स्टेप है, जिसके लिए भारत सरकार ने इसका नाम बदलकर रखा विजय दुर्ग। तो प्रेजेंटली इसी साल 2025 में भारत सरकार द्वारा फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या किया गया था, मतलब क्या किया है? विजय दुर्ग। एक और नया पॉइंट आपने यहां पे सीखा। तो यहाँ पे जो फोर्ट विलियम जिसको हम लोग कह रहे हैं, यहाँ पे दो ऐसे फोर्ट विलियम्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। दो, देयर आर टू फोर्ट विलियम्स। द ओरिजिनल फोर्ट वाज बिल्ट इन द ईयर 1697, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि 1697 में बनना शुरू हुआ और कंप्लीट होते होते लगभग 1700 हो चुका था। द ईयर 1697 बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द ऑर्डर्स ऑफ सर जॉन गोल्डबोरो, ठीक है, जॉन गोल्डबोरो के आदेश पर, मतलब उनके देखरेख में या उनके ऑर्डर में यह शुरू हुआ। द परमिशन वॉज ग्रांटेड बाई मुगल एम्पेयर औरंगजेब। मैंने पहले ही कहा कि औरंगजेब का पीरियड क्या है? 1658 टू 1707। तो औरंगजेब से परमिशन लेना पड़ा उनको। इन लोगों ने औरंगजेब से परमिशन लिया, फोर्ट विलियम बनाने का काम शुरू हुआ। किनके ऑर्डर पे? सर जॉन गोल्डबोरो के ऑर्डर पे। और इस काम की देखरेख कौन कर रहे थे? सर चार्ल्स आयर, ठीक है। सर चार्ल्स आयर स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन नियर द बैंक ऑफ हुगली रिवर। हुगली नदी के किनारे ये फोर्ट विलियम बनाने का काम ब्रिटिश सरकार ने शुरू किया। टारगेट क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कैलकाटा स्थित जो केंद्र है, जो बिजनेस है, जो कुछ है, मतलब सारा पैसा आके कैलकाटा में जमा होता था, इसको सुरक्षा देना, ठीक है। फोर्ट विलियम बनाने का काम शुरू हुआ। अब ब्रिटिश सरकार द्वारा फोर्ट विलियम बनाना चालू हो चुका था। 1756, 1756 क्या हुआ कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड देखें, ब्रिटिश सरकार और फ्रेंच सरकार के बीच में लड़ाई चल रहा था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं 7 इयर्स वॉर। 7 इयर्स वॉर शुरू हुआ था 1756 से 1763 तक चलता है, ठीक है। लगभग ये जो 7 साल चला ये लड़ाई, इसका छाप या इसका जो भी हम लोग कहें, ये इंडिया तक पहुंच गया। और इंडिया में भी
फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पकड़ बनाना चाहते थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो भी अपनी पकड़ बनाना चाहते थे। तो दोनों तरफ से अपने अपने लिए क्या किया, इन लोगों ने फोर्ट बनाने का काम शुरू किया। यानी दोनों को पता था कि आगे भारत में भी एंग्लो फ्रेंच वार होने वाला है। इसकी तैयारी के लिए दोनों पक्ष ने क्या किया, फोर्ट बनाने का काम शुरू कर दिया और जोरों शोरों से। ब्रिटिश तो पहले से बना रहे थे, फ्रेंच ने भी बनाना शुरू किया। जब नवाब सिराजुद्दौला को यह बात पता चला, उन्होंने बोला कि तुम लोग यहां पे बिजनेस करने आए हो, तुम्हें फोर्ट की क्या जरूरत है, तुम लोग यहां पे आए हो ट्रेड करने के लिए, फोर्ट क्यों चाहिए तुम्हें। तो इसीलिए नवाब सिराजुद्दौला ने क्या किया, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को ऑर्डर दिया कि आप तुरंत काम रोक दो। नवाब ने ऑर्डर दिया, काम तो रोकना पड़ेगा। तो फ्रेंच सरकार ने यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम रोक दिया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काम नहीं रोका। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू से ही सिराजुद्दौला के जितने भी विरोधी है उनके साथ मिले हुए थे और इनके लिए जो काम कर रहे थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। तो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं चाहते थे कि सिराजुद्दौला यहाँ पे काम, मतलब बंगाल के सिंहासन पर नवाब बने रहे। ठीक है, तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार को भी पता था कि अगर सिराजुद्दौला सिंहासन पर बैठे रहे, नवाब बने रहे, तो वो फ्रेंच को हमारे खिलाफ काम मतलब लगा देंगे और हमें यहाँ पे रहने देंगे नहीं। क्योंकि शुरुआत से ही ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच की जो रिश्ता था वो बिल्कुल खट्टा था। मैं छोटा सा वाकया बताऊं, बंगाल के सिंहासन में जब भी कोई नवाब बनता, उन्हें गिफ्ट या नजराना भेजने की एक प्रथा था। सिराजुद्दौला से पहले जितने भी लोग नवाब बने, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उनके लिए नजराना आया, गिफ्ट्स आया। लेकिन जब सिराजुद्दौला सिंहासन पर बैठे, कोई गिफ्ट नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं भेजा। तो सिराज, मतलब स्टार्टिंग ही खराब था। सिराज को लगा कि ये तो मेरा अपमान है, सीधा सीधा अपमान है। सिराजुद्दौला ने इसका प्रतिवाद किया, मतलब इसका विरोध किया। तो ठीक है, तो स्टार्टिंग ही खराब था बिटवीन सिराजुद्दौला एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। अब सिराजुद्दौला ने ऑर्डर किया फ्रेंच सरकार को कि आपको अभी काम रोकना है। फ्रेंच ने काम बंद कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं रोका। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना काम जारी रखा। तो सिराजुद्दौला ने बोला, मैं हूं नवाब, मैं कह रहा हूं, फिर भी आप लोग नहीं मतलब काम नहीं रोकोगे। तो सिचुएशन और ज्यादा टेंस्ड हो गया, सिचुएशन खराब होने लगा। तो सिराजुद्दौला ने बोला अपने आर्मी को, तैयार हो जाओ। सिराजुद्दौला ने अपना आर्मी तैयार किया और फोर्ट विलियम पर धावा बोल दिया, फोर्ट विलियम पर हमला कर दिया। In an effort to survive the battle, the British commander ordered the surviving soldiers of the garrison to escape, yet left behind 146 soldiers under the civilian command of John Hollowell. अब सिराजुद्दौला ने अपनी फौज तैयार किया और अपने फौजियों को आदेश दिया कि आप हमला कर दो। अब हमला कर दो और फोर्ट विलियम पर हमला हो गया। तो ब्रिटिश सरकार के तरफ से यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो कमांडर थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एस्केप करने में ही भलाई समझा, क्योंकि वहां पे बहुत कम फौजी ब्रिटिश फौजी थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सिराजुद्दौला बहुत ज्यादा फौज लेकर उन्होंने हमला किया था। तो ब्रिटिश अथॉरिटी की तरफ से यह ऑर्डर था कि आप एक काम करो, आप सब अपना जान बचाओ। तो इस दौरान सब लोग भाग रहे थे, लेकिन जिस पार्ट में जॉन हॉलोवेल थे, जॉन हॉलोवेल कौन थे, वो थे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी हु हैड बीन वंस अ मिलिट्री सर्जन। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हॉलोवेल लंबे समय से वो जुड़े हुए थे। हॉलोवेल और उसके साथ लगभग 145 या 46 लोग, ये लोग सिराज के हत्थे चढ़ गए। सिराज के फौजियों ने इनको पकड़ लिया। तो यहां से कहानी शुरू होता है कि सिराजुद्दौला ने हमला किया। वो दिन था 1756, 20 जून, 20 जून वो दिन था, मनहूस दिन। किसके लिए? ऑब्वियसली हॉलोवेल और उन लोगों के लिए जो पकड़े गए। जो लोग भागने में कामयाब हुए, लेकिन जो लोग पकड़े गए सिराजुद्दौला के ऑर्डर से, ठीक है, अब उनके साथ क्या होता है। तो द्रोणाज IAS लेकर आप लेकर आया है दिल्ली वाला वाइब्स, वो भी सिलीगुड़ी में आपके लिए, नॉर्थ बंगाल में ही आपको दिल्ली जैसा प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा यूपीएससी के लिए। और यूपीएससी में यहाँ पे आपको
प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू के लिए आपको तैयार किया जाएगा। और ऐसे ही प्रिपरेशंस में आपको हर स्टेज पे आपको प्रोवाइड करेगा, आपको हेल्प करेगा कौन? द्रोणाज आईएएस। तो जल्द से जल्द आप स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों के साथ आपको कांटेक्ट कीजिए और द्रोणाज आईएएस के साथ आप जुड़िए। तो ये जो घटना था, ये जो दिन था 1756 20 जून, उस दिन रात को जो लोग पकड़े गए 146 इंक्लूडिंग हॉलवेल, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया? सिराजुद्दौला के ऑर्डर से इन लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। ठीक है, छोटा सा गोदाम जैसा था, जिसका अगर हम लोग मेजरमेंट देखें तो 14/18 का था। ठीक है, इसका लंबाई लगभग 18 का था और चौड़ाई लगभग 14 का था, जिसमें प्रवेश करने के लिए यानी अंदर आने के लिए एक छोटा सा दरवाजा था और उसमें सिर्फ दो छोटे खिड़कियां थी, छोटी सी, बहुत छोटी सी खिड़की थी और कुछ नहीं था। तो इतने छोटे से कमरे में क्या किया? सिराजुद्दौला से जब पूछा गया कि नवाब, हम लोग, जो लोग हमारे पास पकड़े गए हैं, इनका क्या किया जाए, तो उन लोगों ने कहा, मतलब सिराजुद्दौला ने कहा कि एक काम करो, सबको बंद कर दो, काल कोठरी में बंद कर दो, कल सुबह देखा जाएगा। सिराजुद्दौला आदेश देकर अपने कमरे में चले गए और इन लोगों को, यानी लगभग 146 लोगों को क्या किया? इस छोटे से कमरे में इन सबको ठूस ठूस के भर दिया गया। छोटा सा कमरा था। मैंने आज के वीडियोस की शुरुआत में क्या बोला था कि अगर आप क्लॉस्ट्रोफोबिक हो तो आप थोड़ा सा इमेजिन करो, कमरा कितना? 18/14 का कमरा, जैसा नॉर्मल हम लोगों के घर में होता है ना, 18/14 या 16/16 या 16/14, 12/14, इसी लेवल का होता है, जिसमें हम लोग घर में बड़े बड़े खिड़की बना के रखते हैं और एक दरवाजा भी होता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा दरवाजा के नाम पे एक छोटा सा दरवाजा था और दो छोटे छोटे बस खिड़की था और कुछ नहीं था। इस छोटे से कमरे में, अंधेरे कमरे में ठूस ठूस के लोगों को भर दिया गया। तो अगर क्लॉस्ट्रोफोबिक हो तो आप थोड़ा सा इमेजिन करो, तो देखना आपको भी वो फील आएगा। हिस्ट्री पढ़ने का मतलब, अगर आप ठीक ठाक हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप अपने आप को तभी, मतलब अच्छा हिस्ट्री का स्टूडेंट आप बोल पाओगे कि आप अगर पढ़ते हुए ये सब चीज आप फील करो, जो घटना होगा वो आपके आंखों के सामने अगर आएगा तो मतलब आप सही दिशा पे जा रहे हो। तो जो भी हो, इतने छोटे से कमरे में 146 लोगों को ठूस ठूस के भरा गया, सबको डाल दिया गया। सिराजुद्दौला तो अपने कमरे में आराम से सोने चले गए और इन लोगों को यहाँ पे डाल दिया गया। और ये जो हम लोगों को पता चला, ये हमें किसने बताया था? ये हमें हॉलोवेल ने बताया था। ठीक है, हॉलोवेल ने, आप यहाँ पे स्क्रीन पर आप हॉलोवेल का पिक्चर देख सकते हो। हॉलोवेल वो शख्स थे जिन्होंने 1711 में उनका जन्म होता है और 1798 में उनका मृत्यु होता है। उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एज अ सर्जन भी काम किया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उन्होंने काम किया था, मिलिट्री सर्जन के लिए भी काम किया, मतलब एज अ मिलिट्री सर्जन काम किया, और सीनियर टैक्स कलेक्टर के रूप में भी उन्होंने काम किया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट रोल में उन्होंने काम किया। लेकिन 1756 20 जून, उस मनहूस दिन रात को वो पकड़े गए और उन्हें बाकी लोगों के साथ इस कमरे में ठूस ठूस के भर दिया गया। क्योंकि वो बहुत बड़े औहदा रखते थे, शायद इसीलिए वो बच भी गए। कैसे बचे वो भी हम लोग जानेंगे। तो जब उन्हें उस कमरे में डाला गया तो वो था लगभग घड़ी में 8 बज चुका था। ठीक है, लगभग 8 बज चुका था और देखो जून का महीना था, यानी भीषण गर्मी। तो जून का महीना था, 8 बजे सबको डाल दिया गया। ठीक है, सबके कपड़े उतरवाए गए और उनको डाल दिया गया उस छोटे से घर में। और ये जो ब्लैक होल था, इसको अगले दिन सुबह 6 बजे ही खोला गया। रात के 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उस छोटे से कमरे में 146 जन लोग वहां पे रहे। तो उनके ऊपर क्या बीता या उन्होंने क्या फील किया, ये आप आइडिया लगा सकते हो। Soldier stationed in the veranda was offered a substantial bribe of 1000 rupees to relocate the prisoners to a more spacious room। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि कैसा होगा। यहाँ पे इस तरफ आप देख सकते हो कि वो जो मनहूस कमरा था, शायद वो था बारांदा में सोल्जर्स थे। तो खिड़की से, ये जो खिड़की आप देख सकते हो, यहाँ पे दो खिड़की, शायद कैमरे में आप देख पाओ या ना पाओ मुझे पता नहीं,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लोग थे उनको चिल्ला चिल्ला कर, जो लोग अंदर थे उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उनसे कहा कि एक काम करो, आप हमें यहां से निकालो और किसी दूसरे बड़े जगह पे हम लोगों को कैद करके रखो। नवाब ने ऑर्डर दिया था, सिराजुद्दौला ने ऑर्डर दिया था, तो उनको यहाँ पे डाला गया था। तो इन लोगों को ये लोग चिल्ला चिल्ला कर अंदर से बोल रहे थे क्योंकि डर लग रहा था, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होना ऑलमोस्ट मतलब शुरू तो हो चुका था। तो किसी ने उनको 1000 रुपया घूस भी दिया, मतलब बोला कि आप एक काम कर दो वरना पूरा रात हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आप प्लीज नवाब से बात करो और हमें किसी बड़े रूम में कैद करो, और आप अगर ऐसा करते हो तो आपको 1000 रुपया मिलेगा। तो उस जमाने के हिसाब से 1000 रुपया आप सोच सकते हो एक विशाल अमाउंट है, क्योंकि लोगों को पता था, जो अंदर बंदी थे उनको पता था कि अगले सुबह वो जी नहीं पाएंगे, ऐसे कंडीशन में संभव ही नहीं है। तो उस बंदे ने 2 बार एक्चुअली कोशिश किया था, तो उस बंदे ने 2 बार कोशिश किया था, डिस्पाइट मेकिंग 2 अटेम्प्ट्स, 2 बार उसने अटेम्प्ट किया था, ठीक है, लेकिन वो वापस चले आए। क्यों आए? क्योंकि तब तक नवाब सो चुके थे अपने कमरे में। नवाब को डिस्टर्ब करना, उनको नींद से जगाना, यानी अपने मौत को दावत देना, लेकिन फिर भी उसने 2 बार कोशिश किया लेकिन कामयाब नहीं, क्योंकि नवाब सो चुके थे। अब वो बंदा यहाँ पे आता है, सबको इन्फॉर्म करता है कि नवाब तो सो चुके हैं, मैंने 2 बार कोशिश किया है, अब मैं क्या करूं, नवाब तो सो चुके हैं। तो ऑब्वियसली लोग बोल रहे हैं कि नवाब को जगाओ, लेकिन नवाब को जगाने का साहस किसी में नहीं था। कोई भी नवाब के नींद को मतलब बीच में उसको तोड़ना, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं था, इसीलिए किसी ने हिम्मत भी नहीं किया। तो बोला आप लोग शांत रहो, सुबह खोल दिया जाएगा। लेकिन सुबह होने में तब तक बहुत घंटा बाकी था, वो लोग अंदर कैसे सरवाइव करें, और समय के साथ साथ क्या हो रहा था, कमरे के अंदर हीट बढ़ रहा था, लोग एग्जॉस्ट हो रहे थे, ठीक है अंदर। तब भी वैसा माहौल अब भी बना नहीं था जैसा आगे बनने वाला था। अब देखते रहिए, धीरे 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 जितना समय गुजरता गया, अंदर गर्मी बढ़ने लगा, गर्मी बढ़ने लगा, पानी, लोगों को अब पानी की प्यास लगने लगा, ठीक है, पानी की प्यास लगने लगा, और धीरे 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 अंदर से लोगों को बार बार, मतलब जो लोग बंदी थे वो लोग बाहर जितने भी गार्ड्स थे उनको बोल रहे थे कि थोड़ा सा पानी दे दो वरना हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमें प्यास लगा है, अंदर बहुत ज्यादा मतलब हीट है। आप देख सकते हो, मतलब एक काल्पनिक चित्र है, आप आइडिया लगा सकते हो क्या हाल हुआ होगा अंदर। यानी मैंने पहले ही कहा, आप अगर क्लॉस्ट्रोफोबिक हो, आप अगर हिस्ट्री फील करते हो, पढ़ते वक्त अगर आप फील करते हो, तो आपको जरूर तकलीफ होगा कि अंदर जो लोग थे उनका क्या हाल हुआ होगा। वो लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे, अंदर एक्सट्रीम हीट था, लोग वहां पे रह ही नहीं सकते थे, अंधेरा था, हीट था, लोग मारा मारी चिल्लम चिल्ली कर रहे थे आपस में कि जो बंदा खिड़की के पास पहुंचा उसको थोड़ा बहुत हवा तो मिलेगा, लेकिन जो बंदा पीछे है एकदम दीवार की तरफ, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। और ऐसा नहीं कि अंदर बहुत सारा जगह है, सब तो एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, तो जो सफोकेशन वो तो होना ही होना है। तो अंदर ये हालत था, नवाब सो रहे थे। Hollowell and few others received in their hats and passed it on. तो गार्ड्स को बोला गया कि थोड़ा सा पानी तो हमें दे दो। तो कुछ गार्ड्स ने क्या किया था, ये जो आप देख सकते हो, जो मतलब सलाखे लगा हुआ है उसके बीच में से थोड़ा बहुत पानी दिया, और जो रॉबर्ट हॉलोवेल थे, जॉन हॉलोवेल, उन्होंने अपने हैट में, सर पे जो पहनते हैट, उसमें थोड़ा सा पानी लेने की कोशिश भी किया था, थोड़ा बहुत पानी शायद पिया भी होगा, लेकिन जो लोग पीछे रह गए उन तक पानी नहीं पहुंचा। ज्यादातर पानी तो नीचे गिर के वेस्ट हुआ, क्योंकि लोग मारामारी कर रहे थे, अफरा तफरी था। जो लोग पावरफुल थे, ताकतवर थे, वो तो खिड़की तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जो कमजोर थे वो साइड हो रहे थे, मतलब साइड किया जा रहा था जोर जबरदस्ती। तो कैसे होगा, तो अंदर इतना अफरा तफरी का माहौल था, वो भी अंधेरे में, तो ज्यादातर पानी तो लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा था, नीचे गिर रहा था, खराब हो रहा था, ठीक है। तो ये हालत बन चुका था अंदर। अब लगभग 1 घंटा बीत चुका था, घड़ी में बजा था 9, मौत का सिलसिला शुरू होता है। बाय 9 PM डेथ्स ऑकर्ड एंड द सिचुएशन एस्केलेटेड इनटू कैओस। अब सिचुएशन बदलने लगा, अब अंदर चिल्लम चिल्ली मारा मारी एक्सट्रीम लेवल में चला गया, क्योंकि जो खिड़की तक पहुंचा थोड़ा बहुत बचने का संभावना है, जो पीछे रह गया वो गया। द रूम डिसेंडेड इनटू
tumultuous scenes with prisoners in remote corners struggling to reach the windows। थोड़ी देर पहले मैंने जो बताया कि जो बंदा खिड़की तक पहुंच गया उसको तो थोड़ा बहुत हवा मिलेगा, लेकिन जो लोग यहाँ पे हैं जो कमजोर है उनको पीस कर या उनको पीछे ढकेल कर जो बंदे ताकतवर है वो आगे चले गए। और जो मैंने पहले कहा कि हॉलोवेल वो क्यों बचे, क्योंकि वो हायर अथॉरिटी के थे, तो शायद इसीलिए उनको किसी ने धकेला नहीं होगा पीछे की तरफ, तो वो यहाँ पे रह गए थे तो बच गए। तो अंदर थोड़ी सी हवा थोड़ी सी पानी के लिए लोग एक दूसरे को मार रहे थे, अफरा तफरी था, ठीक है, बचने के लिए थोड़ा सा हवा के लिए लोग मारामारी कर रहे थे, ये था सिचुएशन। अराउंड 11 PM और 2 घंटा बीता। द पेस ऑफ डेथ्स एक्सिलरेटेड, ठीक है, रात को 11 बजे अब मृत्यु दर बढ़ चुका था। पहले एक दो अब बहुत जल्दी, मतलब थोड़ी देर बाद ही कोई ना कोई मर रहा था, अंदर मौत का नंगा नाच हो रहा था। अराउंड 11 PM द पेस ऑफ डेथ्स एक्सिलरेटेड, और ऐसे ही पूरा रात गुजरा। सोचिएगा जो लोग अंदर बंद थे उनके ऊपर कैसा गुजरा होगा। तो ऐसे ही जैसे तैसे पूरा रात बीता, बाहर गार्ड्स को सिर्फ पूरी रात चीखे सुनने को मिला, और एक समय ऐसा भी आया कि धीरे धीरे वो चीख शांति में बदलने लगा, यानी अब लोग धीरे धीरे मर रहे थे और इतने मर चुके थे अब चिल्ला चिल्ली करने लायक लोग भी बचे नहीं होंगे। तो जो भी हो, सुबह 6 बजे के करीब सिराजुद्दौला जब अपने आंखें खोला तो उन्होंने आदेश दिया कि एक काम करो, खोल दिया जाए दरवाजा। अब खोल के क्या फायदा होगा, अब तो जो होना था हो चुका था। तो सुबह 6 बजे जो भी हो दरवाजा खोल दिया गया, तो सिराजुद्दौला के आदेश पर, लेकिन तब तक अंदर डेड बॉडीज भरे पड़े थे। द कॉर्प्सेस ऑफ द डेड मैन वेर थ्रोन इनटू ए नियरबाई डिच। जितने भी डेड बॉडीज थे एक एक करके, मतलब दरवाजा खोल के बस लाशें ही लाशें देखने को मिल रहा था। कुछ लोग तो बेहोश थे, ज्यादातर मर चुके थे, तो लाशों को एक जगह पर जमा किया गया। ऑफ द इनिशियल 146 तो बंदी थे अंदर, जिसमें सिर्फ 23 तब भी बचे हुए थे, कुछ बेहोश थे कुछ बदहवास थे, लेकिन 23 थे, बाकी 123 मर चुके थे। और जो 23 लोग बच गए, जो खुश नसीब है 23 लोग बच गए, जिनमें हॉलवेल खुद भी शामिल था, ठीक है, वो भी थे, were still alive though in a state of stupor or delirium। तो हॉलवेल खुद भी मतलब होश में तो थे, लेकिन बेहोशी जैसी हालत उसको छा गया था, बेहोशी जैसी हालत में वो थे हॉलवेल, मतलब कुछ बड़बड़ा रहे थे लेकिन पूरी तरीके से वो होश में नहीं थे। तो जब हॉलवेल को बाद में होश आया, उन्होंने इन सब बातों के बारे में लोगों को मतलब अपने रिपोर्ट में इसका जिक्र किया था। तो हॉलवेल के मुताबिक 146 में सिर्फ 23 वो लकी लोग थे जो बच गए, और उनमें एक महिला भी थी जो बच गई थी, ठीक है। तो 146 में एक महिला थी, ये हॉलवेल ने भी कहा था, मतलब हॉलवेल ने ही कहा था। अमेरिकन हिस्टोरियन जो थे स्टैनली ओलपोर्ट, स्टैनली ओलपोर्ट जो अमेरिकन हिस्टोरियन है, उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि 146 नहीं 64 थे, जिसमें 21 बच गए थे। हॉलोवेल खुद जो उस सिचुएशन को झेल चुके थे, उन्होंने कहा 146, लेकिन अमेरिकन हिस्टोरियन जिन्होंने इसके ऊपर शोध किया, उन्होंने कहा कि नहीं 64 थे, जिसमें 21 बच गए थे। जो भी हो, हम लोग 146 मान के ही चलेंगे। हॉलोवेल क्यों बचे? फ्रेश एयर रिवाइव्ड देम एंड हॉलोवेल वाज बॉट बिफोर द नवाब। क्योंकि हॉलोवेल को खिड़की के पास वाला जगह मिला था, थोड़ा बहुत पानी पीने का भी मौका मिला था, हॉलोवेल बच गए थे। जब हॉलोवेल को थोड़ा सा फ्रेश एयर मिला, थोड़ा सा वो होश में आए, तो उन्हें नवाब सिराजुद्दौला के सामने लेकर जाया गया। वो आते हैं और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने नवाब के चेहरे पर थोड़ा सा भी उन्होंने पश्चाताप जैसा कुछ देखा नहीं, ऐसा कोई भाव देखा नहीं कि नवाब इस घटना से दुखी है। Who showed no remorse for the tragic events. The Nawab's only gesture of sympathy was, नवाब ने थोड़ा सा क्या दिखाया, बोला कि उसको थोड़ा सा मतलब उस इंग्लिशमैन यानी हॉलवेल को एक चेयर दिया
और पानी के लिए उसने बस कहा कि इनको आप पानी दो और चेयर दो बैठने के लिए, बस यही और कुछ नहीं। मतलब हॉलवेल ने शायद एक्सपेक्ट किया था कि नवाब के इस ये जो घटना हुआ, ये जो हुआ इन लोगों के ऊपर बीता, इस घटना से नवाब थोड़ा सा शोक में रहेंगे, उनको शायद थोड़ा सा शौक लगेगा या कुछ ऐसा कोई हाव भाव सिराजुद्दौला के चेहरे को देखकर हॉलवेल को लगा नहीं। नवाब ने सिर्फ यही गेस्चर किया कि उनको बैठने दिया जाए, उनको पानी दिया जाए, मतलब यही बस, मतलब नवाब के लिए ये बस एक मामूली सा मैटर था। The most detailed report on the black hole incident comes from the Hollowell। जैसा क्लास की शुरुआत में हम लोगों ने देखा कि इस क्लास में हम लोग क्या क्या नया जानेंगे कि हॉलोवेल द्वारा इसका एक रिपोर्ट तैयार किया गया था। लगभग 1757 में यह रिपोर्ट तैयार हुआ था, ठीक है, लेकिन इसे पब्लिश किया गया था 1758 में। 1757 में हॉलवेल ने यह रिपोर्ट तैयार किया था। आप यहाँ पे वो रिपोर्ट का पहला जो पन्ना है वो आप देख सकते हो। बाद में यही रिपोर्ट जो 1757 आप यहाँ पे डेट देख सकते हो, 28 फरवरी 1757, बाद में इसको पब्लिश किया गया 1758 में, ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हॉलोवेल रिपोर्ट 1758 में पास होता है। The infamous black hole, a site of tragedy, was later repurposed into a warehouse। बाद में ये जो कुख्यात घटना इस गोदाम टाइप घर में हुआ, गोडाउन टाइप जो घर में हुआ, इसको बाद में वेयर हाउस में बदला गया। मतलब वहां पे लोग अपना मतलब कुछ सामान वगैरह या कुछ रखते थे, तो उसको एक मामूली सा गोडाउन में बदल दिया गया। Fort William was subsequently demolished and new one constructed further south with an अनऑब्स्ट्रक्टेड फील्ड ऑफ फायर। बाद में वो जगह उसको मतलब उसमें शायद आग वगैरह कुछ लगा होगा या और कुछ घटना हुआ होगा जिसके कारण वो एरिया तोड़ दिया गया, उसको तोड़ दिया, मतलब टूट कर मतलब उसको खत्म किया गया। जो भी हो, बाद में वहीं पे एक और फोर्ट बनाया गया, द लेटर फोर्ट, कंप्लीटेड इन 1781, ठीक है, जो आज भी वहां पे खड़ा है। तो जिस हिस्से में फोर्ट विलियम के जिस हिस्से में ये सब घटना हुआ, बाद में उसको तोड़कर हटा दिया गया। वो जगह आज आप भी मतलब आज भी आप देख सकते हो, उसको घेर कर रखा गया है। आप देखोगे तो वहां पे आपको मिलेगा, कुछ साइन बोर्ड वगैरह भी मिल सकता है। लेकिन जो मूल एरिया था, जो फोर्ट का जो वो हिस्सा था, उसको तोड़ दिया गया और दूसरे जगह पर मतलब उसी कॉम्पाउंड में थोड़ा सा दूसरे साइड में फोर्ट विलियम का एक और हिस्सा खड़ा किया गया था। और ये जो लोग मारे गए उनके मेमोरी में ब्रिटिश सरकार द्वारा द ब्रिटिश इरेक्टेड ए 15 मीटर हाई एक मोन्यूमेंट उन्होंने तैयार किया था, ठीक है, एक स्ट्रक्चर वहां पे तैयार किया गया था। नाउ सिचुएटेड इन द ग्रेवयार्ड ऑफ सेंट जॉन्स चर्च, कोलकाता। तो जो लोग मारे गए उनके लिए लंबे समय तक ऐसा कोई स्ट्रक्चर ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया नहीं गया था, ठीक है, बाद में उसको तैयार किया गया। उसके ऊपर भी हम लोग आगे आते हैं। तो ये जो हॉलोवेल थे जिन्होंने अपना रिपोर्ट में ये सब कुछ मतलब बताया, जिसके थ्रू हम लोगों को ये पता चला, इनिशियली हॉलोवेल हैड प्लेस्ड ए टैबलेट एट द ब्लैक होल साइट। उस साइट में उन्होंने एक ब्लैक होल घटना जो भी हुआ उनमें जो लोग मारे गए थे या जो कुछ हुआ था उसके ऊपर उन्होंने एक टैबलेट तैयार करके वहां पर लगाया था। लेकिन बाद में वो डिसअपियर्ड हुआ, ठीक है, वो बाद में गायब हो गया। और उसमें मतलब कब एग्जैक्टली उन्होंने ये लगाया था ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन हॉलोवेल द्वारा वहां पे जो टैबलेट लगाया गया था वो बाद में डिसअपियर हुआ। और ये जो एक स्ट्रक्चर वहां पे लगाया गया था लोगों के मेमोरी के लिए, वो भी क्या हुआ था, उसके ऊपर बिजली गिरने के कारण और बहुत कुछ कारणों से वो धीरे 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 वो टूट गया। यानी उस घटना के तुरंत बाद कहते हैं हॉलोवेल ने अपने खर्चे पे वहां पे एक मोन्यूमेंट जैसा तैयार करवाया। और वो जो मोन्यूमेंट जैसा तैयार करवाया गया था समय के साथ साथ वो टूट गया, ठीक है, उसके ऊपर बिजली भी गिरा था, इसके कारण भी उसको बहुत सारा नुकसान हुआ था और धीरे 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 देख रेख के अभाव में वो टूट जाता है। लेकिन सन 1821 में 1821 इट वॉज ब्रॉट डाउन अंडर द ऑर्डर्स ऑफ मार्क्विस हेस्टिंग्स। जो भी टूटा फूटा रिमेन था
मार्क्विस हेस्टिंग्स जो 1813 से लेकर 1823 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी सेवा प्रदान किया था। मार्क्विस हेस्टिंग्स के ऑर्डर से वो जो टूटा फूटा जो भी स्ट्रक्चर था जिसको हॉलोवेल ने खुद बनवाया था, तो वो उसको पूरी तरीके से साफ कर दिया, उसको हटा दिया गया, क्योंकि मार्क्विस हेस्टिंग्स को लगता था कि ये जो दृश्य है, ये जो सिनेरियो है, उसमें ये बहुत गंदा लगता है, ये जो स्ट्रक्चर था टूटा फूटा, ये बहुत गंदा लगता था। और क्या था कि ये जो स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर में जो वहां के जो लोकल बार्बर थे, नाई थे, है ना, जो लोकल नाई थे, वो वहां पे अपने सामान, मान लो जो बार्बर्स थे उनके पास बॉक्स होता है, बॉक्स में उनके इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, वो सब वहां पे जो स्ट्रक्चर था, उस स्ट्रक्चर के जो बेस एरिया था, उसमें वो लोग वहां पे वो सब रखते थे अपना बॉक्स वगैरह। नाई नाई लोग वहां पे बैठ के लोगों का बाल काटते थे। साथ में क्या होता था, मान लो कोई नाई बैठा है लोगों का बाल काटने के लिए, तो उसके लिए जो कपड़ा लगा के, तंबू टाइप कुछ लगा के, ऐसा मतलब टेम्पोररी जो दुकान टाइप बनाते हैं, वो बनाकर वो लोग वहां पे लोगों का बाल काटते थे। तो लॉर्ड मार्क्विस हेस्टिंग्स को यह बहुत बुरा लगा कि ये तो देखने में अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने आदेश दिया कि ऑलरेडी ये टूटा फूटा स्ट्रक्चर है, इसको हटाओ, इसको साफ करो। तो पूरा एरिया लॉर्ड हेस्टिंग्स यानी मार्क्विस हेस्टिंग्स के कहने पर 1821 में ये हॉलोवेल मोन्यूमेंट साफ कर दिया गया। तो ये जो हॉलोवेल मतलब हॉलोवेल के पैसे पर, कहते हैं कि हॉलोवेल के खर्चे पर ये जो मोन्यूमेंट तैयार हुआ था, उसको 1758 में शायद वो मोन्यूमेंट तैयार हुआ था। 1756 में ये घटना हुआ, तो 1758 57 58 में हॉलोवेल ने अपने खर्चे पर वो मोन्यूमेंट तैयार करवाया था, जो समय के साथ साथ ऑलरेडी टूटने ही लगा था। मार्क्विस हेस्टिंग्स के कहने पर 1821 में वो जो भी टूटा फूटा जो भी था रिमेन था, उसको पूरा साफ कर दिया गया। ठीक है, और अगले बहुत वर्षों तक सब इसको धीरे धीरे भूल रहे थे इस घटना को, लेकिन फिर इतिहास ने अपने आप को दोहराया। कैसे? फिर भारत में आए लॉर्ड कार्जन। भारत में जितने भी ये जो गवर्नर जनरल या वाइस रॉयस वगैरह जो भी आए, इनमें बहुत इनफेमस लोगों में, मतलब बंगाल का हिस्ट्री अगर देखें तो लॉर्ड कार्जन को तो कोई भूल ही नहीं सकता। क्यों नहीं भूल सकता? क्योंकि लॉर्ड कार्जन वो शख्स थे जिनके शासन काल में हम लोगों ने क्या देखा कि उन्होंने बंगाल के पार्टीशन करवाए थे, है ना, कि ये वही लॉर्ड कार्जन है जिन्होंने बाद में उसी जगह पर इसको बनवाया, ये स्ट्रक्चर। ठीक है, 1902 19 दिसंबर को उन्होंने बनवाया उसी जगह पर। इन 1899 लॉर्ड कार्जन अपॉन बिकमिंग ए वाइसरॉय, वो 1899 में वाइसरॉय बनते हैं। नोटिस द एब्सेंस ऑफ एनी मार्कर एट द लोकेशन एंड कमीशनड ए न्यू मोन्यूमेंट। उन्होंने 1902 19 दिसंबर उसी जगह पर देखा, अरे हॉलवेल ने तो ये सब मतलब वर्णन वो करके गए, वहां पे तो कुछ नहीं है। इतने सारे लोगों ने जान दिया, सिराजुद्दौला ने उन लोगों के साथ ये सब किया, इन सब चीजों को लोगों को जानने का हक है। जो लोग मारे गए उनको सम्मान की जरूरत है, सम्मान देना चाहिए। तो इसी सोच के मद्देनजर रखते हुए लॉर्ड कार्जन ने उसी जगह पर ये स्ट्रक्चर उन्होंने बनवाया था। ठीक है, यही स्ट्रक्चर पहले था, लेकिन उसको तोड़ दिया गया था मार्क्विस हेस्टिंग्स के कहने पर। बाद में हम लोगों ने क्या देखा, 1902 में इसी जगह पे लॉर्ड कार्जन द्वारा फिर से वो स्ट्रक्चर बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंटली अभी जो स्ट्रक्चर हम लोगों को देखने को मिलेगा, उस जगह पे तो है नहीं, दूसरे जगह पे शिफ्ट किया गया था, उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे। लेकिन ये स्ट्रक्चर किसने बनवाया था? प्रेजेंटली अभी जो बाकी है उसको भी ये कार्जन ने ही बनवाया था। ठीक है, तो ये जो कार्जन ने इसको बनवाया था, उस जगह पे एक और स्ट्रक्चर बीच में बनाया गया था। वो स्ट्रक्चर ये आप देख सकते हो पिक्चर में, ये स्ट्रक्चर किसका है? सर एशली ईडेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस जगह पे फिर से बताऊं, हॉलोवेल द्वारा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया गया, मार्क्विस हेस्टिंग्स द्वारा हटाया गया, फिर वहां पे एशली ईडेन का ये स्ट्रक्चर बनाया गया। फिर एशली ईडेन के स्ट्रक्चर को हटाने के बाद लॉर्ड कार्जन के कहने पर फिर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाया गया। समझ में आया? तो एशली ईडेन का ये जो स्ट्रक्चर था,
Sir Ashley Eden's statue at the same spot was removed to Dalhousie Square to make way for the Hollowell Monument. तो हॉलोवेल के लिए जो मॉन्यूमेंट कार्जन के कहने पर बनवाया गया वो एशली ईडन के इस स्ट्रक्चर को हटाने के बाद उसी जगह पर यह बनवाया गया था। The monument erected by Curzon as a tribute to the builders of empire, जिन लोगों ने ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के लिए अपने जीवन दिया, उन्हीं लोगों की मेमोरी के लिए कार्जन ने कहा कि उनको हम लोग भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इन्हीं लोगों ने बंगाल में, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी का ये जो एम्पायर है वो बनने में अपनी जीवन दिया, तो उनके लिए हम लोगों को कुछ करना है। इसीलिए लॉर्ड कार्जन के कहने पर यह मॉन्यूमेंट फिर से बनाया गया। ऑल्सो बिकेम ए वेपन इन द हैंड्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस। लेकिन आगे सुभाष चंद्र बोस का एक हथियार बन चुका था ये स्टैचू। ये जो स्टैचू हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1902 में बना। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इसी स्टैचू को, मतलब ये जो स्टैचू है, इसी स्टैचू को सुभाष चंद्र बोस ने हथियार बना लिया। कैसे बनाया उसके ऊपर आते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने एक सत्याग्रह किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो स्टैचू है, ये स्टैचू इंडियंस को सहन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये जो हॉलोवेल द्वारा घटना बताया गया, इस घटना को बहुत सारे लोग, इनमें से कुछ तो ब्रिटिश लोग भी थे, ब्रिटिश हिस्टोरियंस भी थे, रिसर्चर्स भी थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मानते थे ये घटना जिसको हॉलोवेल द्वारा वर्णन किया गया है, ये इस घटना में कोई सच्चाई है नहीं। यानी ये घटना शायद हॉलोवेल ने जानबूझ के रॉबर्ट क्लाइव का जो कैरेक्टर था उसको जानबूझ के डिमीन करने के लिए ये बताया था। यानी ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था उसमें सिराजुद्दौला के कारण ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये लड़ाई किया। मतलब इस लड़ाई के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी जिम्मेदार नहीं, सिराजुद्दौला ही जिम्मेदार है। और सिराजुद्दौला का जो कैरेक्टर है वो बहुत खराब है। जानबूझ के ये सब दिखाने के लिए शायद हॉलोवेल ने ये कहानी रटा था, यानी जानबूझ के उसने गलत गलत बोला होगा। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये कहना था कि ये जो स्टैचू आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो स्टैचू आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सुभाष चंद्र बोस का कहना था, ये हमें भारत के धरती पर ब्रिटिश गुलामी का मतलब याद दिलाता है। इसीलिए ये स्टैचू हमें यहां से हटाना है और ये सिराजुद्दौला के लिए एक अपमान है, उनके लिए इंसल्ट है, तो ये हमें हटाना है। यानी सिराजुद्दौला के नाम पे सुभाष चंद्र बोस ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को टारगेट किया था। उनको लगा अगर इस स्टैचू को हटाने में एक आंदोलन किया जाए, साल था उस समय 1940, 1940, देश में मुस्लिम लीग अलग ही पेस में दौड़ रहा था, उनको अलग देश चाहिए, ये चाहिए, मतलब हिंदू मुस्लिम यूनिटी तार तार हो चुका था। सुभाष चंद्र बोस को लगा कि देश को अगर सही दिशा में ले जाना है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत जरूरी है। तो सुभाष चंद्र बोस ने टारगेट किया उस मॉन्यूमेंट को, जिसको हम लोग हॉलोवेल मॉन्यूमेंट कहते हैं, कार्जन के कहने पर जो बनवाया गया था साल 1902 में। अब सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में उसी मॉन्यूमेंट को टारगेट किया और कहा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए इस स्टैचू को हटाना जरूरी है। तो भारत के छाती पर यह मॉन्यूमेंट अपमान का दाग लेकर आता है, मतलब बार बार ये हमें याद दिलाता है कि हमें गुलाम बनाया गया है, तो गुलामी की इस निशानी को हटाना चाहिए। इस तरीके के जो मतलब रेजोल्यूशन सुभाष चंद्र बोस ने पास करवाया और बोस ने ये रियलाइज किया था कि ये इसको अगर हम लोग हटाएं तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो बोस ने ऑर्गेनाइज किया एक मीटिंग, बोस ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया टाउन हॉल में। बोस ने कहा कि हमें इस ये जो स्ट्रक्चर है इसके खिलाफ हमें एकजुट होकर, हिंदू मुस्लिम सब एकजुट होकर इसको हटाना है, इसको उखाड़ फेंकना है। जब ब्रिटिश सरकार को यह बात पता चला तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, तुरंत उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया। सुभाष चंद्र बोस ने एक मीटिंग में कहा
The Hollowell monument is not only a stain on the memory of the Nawab Sirajuddaulah, but it has stood in the heart of the Calcutta for the last 150 years or more as the symbol of our slavery. यानी ये स्ट्रक्चर हमारे ऊपर स्लैवरी जो थोपा गया था उसका सिंबल है, तो हमें इस सिंबल को हटाना है। दैट मोन्यूमेंट मस्ट गो। सुभाष चंद्र बोस ने मीटिंग में कहा कि इस मोन्यूमेंट को हटाना ही होगा, इसको जाना ही पड़ेगा। ये मोन्यूमेंट हमें याद दिलाता है कि कैसे हमारे ऊपर गुलामी थोपा गया है, हम लोग कितना इंसल्ट हुए हैं। ये हमारे ऊपर एक धब्बा है, इस धब्बे को, इस दाग को जाना ही जाना पड़ेगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा। उसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने दिन चुना 3 जुलाई, 3 जुलाई दिन चुना गया और उन्होंने इस दिन को क्या कहा, सिराजुद्दौला डे। आपको कहीं पे ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, एग्जाम में तो क्वेश्चन इस तरीके के मिल सकता है, व्हिच डे इज नोन एज सिराजुद्दौला डे। आप बोलोगे 3 जुलाई, सुभाष चंद्र बोस ने इस दिन की घोषणा किया था, ये भी एक पॉइंट हुआ। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने 3 जुलाई को डिक्लेयर किया सिराजुद्दौला डे, और ड्यूरिंग द मीटिंग बोस डिमांडेड दैट द मिस्टीरियस एंड derogatory references to the Nawab in the history books should also be deleted. Bose set a deadline of July 15। सुभाष चंद्र बोस ने 3 जुलाई को सिराजुद्दौला डे कहा और कहा कि 15 तारीख के अंदर हम लोगों को यह काम करना है, यानी इसको हटाना है। डेडलाइन क्या दिया, 15 जुलाई। लेकिन जिस दिन उन्होंने ये डेडलाइन की घोषणा किया, अगले दिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। तो अब ये जो आंदोलन की घोषणा हो चुका था, अब इसका क्या होगा। सुभाष चंद्र बोस ने घोषणा किया कि 3 जुलाई हम लोग सेलिब्रेट करेंगे सिराजुद्दौला डे, और 15 तारीख के अंदर अंदर ये जो मॉन्यूमेंट है इसको हम लोग हटाएंगे, जरूर हटाएंगे, इसको तोड़ देंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को जब अरेस्ट कर लिया गया, तो अब ये आंदोलन का क्या होगा। सुभाष चंद्र बोस के अरेस्ट होने के बाद इस आंदोलन को लीड किया अब्दुल वासिक मियां, नवाबगंज का अब्दुल वासिक मियां। उन्हें अब इस आंदोलन की जिम्मेदारी, मतलब इसका जो लीडरशिप, वो इनके हाथ चला आया, और उन्होंने ही सुभाष चंद्र बोस के गैर मौजूदगी में इस आंदोलन को लीड किया। As a result, Abdul Wasik Mian of Nawabganj Thana, a student leader of that time, led the removal of the monument from Dalhousie Square in July 1940। जुलाई 1940, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जेल चले गए, तो इस आंदोलन को लीड किया किसने, अब्दुल वासिक मियां। तो ये जो हॉलोवेल मोन्यूमेंट रिमूवल मूवमेंट था, इसको लीड किया किसने, अब्दुल वासिक मियां, और शुरू किया किसने, सुभाष चंद्र बोस। द मोन्यूमेंट वाज री-इरेक्टेड इन द ग्रेवयार्ड ऑफ सेंट जॉन चर्च इन कैलकाटा। बाद में इसे सेंट जॉर्ज कैलकाटा, सेंट जॉन जो चर्च था कैलकाटा में, वहां पे उसको लेकर मतलब शिफ्ट किया गया, जो आज भी वहां पे मौजूद है। ब्रिटिश सरकार ने भर संभव कोशिश किया था इसको रोकने का, लेकिन भीड़ इतना ज्यादा बढ़ चुका था, जनता इतना ज्यादा उत्तेजित हो चुका था कि इसको रोक नहीं पाए, और इसको तोड़ा गया, हटाया गया। फिर बाद में इसको शिफ्ट किया गया, कहां पे, सेंट जॉन चर्च कैलकाटा में जो है, और आज भी हमें ये वहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस was imprisoned, but Bengal government under Muslim League vowed the removal of the monument। तय किया था कि हम लोग इसको जरूर क्या करेंगे, इसको जरूर हटाएंगे। तो ऐसे ही एक जो आंदोलन क्रिएट हुआ इस मॉन्यूमेंट को लेकर, लेकिन बहुत साल पहले उस रात को 1756 20 जून, उस रात को जो भयावह घटना हुआ या शायद होने के बारे में दावा किया हॉलोवेल द्वारा, इस घटना को हम लोग ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं, जो बाद में एक मॉन्यूमेंट के तौर पे हिस्ट्री में या इतिहास में
जागता रहा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में उसी मॉन्यूमेंट को हटाने के लिए और हिंदू मुस्लिम में एकता पैदा करने के लिए एक आंदोलन भी छेड़ दिया। तो ब्लैक होल ट्रेजेडी के ऊपर आपको तो बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको शायद किसी वीडियो में मिले। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप एक जरूर लाइक दीजिएगा और द्रोणास के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और द्रोणास आईएएस के साथ आप जल्द से जल्द जुड़िए। तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग और भी मतलब वीडियोस आगे चलकर आपके लिए लाएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।